रामगढ़ गांव में रामलाल अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालात बहुत खराब थे। वो बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके घर जमींदार धनीलाल आता है। ए रामलाल, बाहर निकल। तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं, तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। दया कीजिए सरकार, कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। मेरा बेटा आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। कितने सालों तक आपने इंतजार किया है, सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। बस अब बहुत हो चुका, तुम्हें बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए, लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। नहीं सरकार, दया कीजिए। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद ये घर छोड़ देंगे, लेकिन 2 दिन रुक जाइए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। राधा अपने पिताजी से कहती है, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वो हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज वो बहुत गुस्से में था, आपने देखा नहीं? वो तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, विक्रम ने कहा है वो आता ही होगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वो आते ही मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा, फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद रामलाल के घर एक आदमी आकर बोलता है, अरे रामलाल, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लगी थी, जिसमें उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा। और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता है। ये सुनकर रामलाल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दो दिन बाद उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए, तो ये रामलाल का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो जानते ही होंगे कि रामलाल के बेटे के कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। बेचारा दूसरे दिन गांव आने ही वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन जमा कर लिया था। वो सब लेकर घर आने वाला था। उससे पहले ये दुर्घटना हो गई और कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए भी पैसे दिए हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी रामलाल जी को देने आया हूँ। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वह सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही रामलाल हूं और इससे पैसे ले लूं। वैसे भी रामलाल ने मुझे कर्जा लिया है, वो खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा, ये रामलाल तक पहुंच ही न पाए। अरे भाई, मैं ही रामलाल हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां-कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूं। ये कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार वह सूटकेस लेकर अपने घर चला जाता है। और जैसे ही वह सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से विक्रम के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। विक्रम ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। रीना दूसरों के घर में काम करने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रीना पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का एक लड़का जमींदार के घर आता है। वो रीना की ओर देखता है और रीना को पसंद करने लगता है और जमींदार से बोलता है, क्या आपने पहचाना? मैं आपके दोस्त हरिप्रसाद का बेटा हूँ, मेरा नाम राहुल है। अरे बेटा राहुल, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए चेहरा थोड़ा पहचान नहीं आया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक ज़मीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। वहीं ज़मीन देखने के लिए मैं आया था। इस सिलसिले में आपसे भी थोड़ी बात करनी थी। अच्छा, तो तुमने अभी से कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी कारोबार देख लेता हूँ। अब पिताजी से ज़्यादा काम नहीं हो पाता। अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए ज़्यादातर काम मैं देख लेता हूँ। यह तो अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तो कुएं पर मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने जो कुआं है, इस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या बता सकते हैं वो कौन है? रुको राहुल, बेटा तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही लड़की पिंकी दिखाई देती है। रीना वहां से जा चुकी होती है। अरे राहुल बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वह मेरी ही बेटी है। अच्छा अच्छा ठीक है चाचा जी। मुझे लगा जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए, आप कैसे हैं? राहुल बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है राहुल बाबू को मेरी लड़की पसंद आ गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है, और मेरी लड़की इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका तो नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। तभी राहुल बोलता है, चलिए चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, एक दो दिन रुक कर जाओ, जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर तो रोज ही रहते हो, हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊँगा तो रुकूंगा। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है और मुझे उसी से शादी करनी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। अरे बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वो आपके गांव के दोस्त हैं ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था, उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ, और वो भी ये सुनकर बहुत खुश हो गए। दूसरे दिन राहुल के पिता और राहुल जमींदार के यहाँ आते हैं। अरे मेरे दोस्त हरी, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। याद है हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था। आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। अरे धनीलाल, राहुल की वजह से हमें अभी आना ही पड़ा।
दरअसल राहुल को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर जमींदार बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ हरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ। हमने उसे देखे बरसों हो गए। जब हमने उसे देखा था तो वो 7 वर्ष की थी। तभी धनीलाल अपनी बेटी को आवाज लगता है और बोलता है, अरे बेटा पिंकी, जरा यहाँ तो आना। जैसे ही पिंकी बाहर आती है, राहुल उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे चाचा जी, जिसे मैंने उस दिन देखा था ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की कोई और थी। ये आप क्या बात कर रहे हो राहुल बाबू? आपने उस दिन जिसे देखा था ये वही लड़की है, ठीक से देखिए। ये आप क्या बात कर रहे हो राहुल बाबू? आपने उस दिन जिसे देखा था ये वही लड़की है, ठीक से देखिए। शायद आप भूल गए, ये वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी। नहीं चाचा जी, मुझे अच्छे से याद है, ये वो लड़की नहीं है। उस लड़की ने हरे और लाल रंग का सूट सलवार पहना और 2 छोटी बनी हुई थी। ये वो लड़की नहीं है। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कहीं राहुल बाबू ने उस फटीचर रामलाल की लड़की रीना को तो नहीं देख लिया? उस दिन वही थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी और शायद राहुल बाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ भी करके रामलाल और उसकी पूरे परिवार को इस गांव से भगा देना होगा, इससे पहले कि राहुल बाबू उसे गांव में जाकर ढूंढ ले। ठीक है राहुल बाबू, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। राहुल, तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारे कहने पर आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें धनीलाल की लड़की पसंद आई है और हमें धनीलाल की लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, और तुम पता नहीं किस लड़की की बात कर रहे हो। हमें तो यही लड़की पसंद है और मेरी यही इच्छा कि मेरे दोस्त के यहां ही तुम्हारा रिश्ता हो। और पिंकी में क्या कमी है? बहुत अच्छी लड़की है बेटा। पर पिताजी, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं पे देखा था। चलो धनीलाल, अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी, उसके लिए हमें माफ कर देना। नहीं हरी, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मेरे ही सुनने या समझने में गलती हो गई होगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ दूं। इतना कहकर हरिप्रसाद और राहुल अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर हरिप्रसाद अपने लड़के राहुल से बोलता है, अरे राहुल, तुमने इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे कर दी? पता नहीं मेरे दोस्त धनीलाल को कितना बुरा लगा होगा। पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वो धनीलाल की लड़की नहीं थी, वो कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ जिसे मैंने उस दिन देखा था। पर राहुल, बात वो नहीं है। बात ये हो रही है कि मेरे दोस्त का तुमने अपमान किया है और तुम कहाँ किसी लड़की की बात कर रहे हो। तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, मैं पिंकी से बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। पर तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका कोई अता पता नहीं है। कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूँगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं। अगर 7 दिन में तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक, वरना तुम्हें धनीलाल की लड़की से ही शादी करनी होगी। ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। राहुल बाबू को इस पूरे गांव में उसे फटीचर रामलाल की ही लड़की पसंद आनी थी। मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कहां वो भिखारी की लड़की और कहां मेरी बेटी। उन्होंने उस भिखारी लड़की के लिए मेरी लड़की को ठुकरा दिया। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी की जगह वो रीना कभी नहीं ले पाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इससे पहले राहुल बाबू दोबारा यहां आए, उससे पहले मैं रामलाल को धक्के मार के इस गांव से बाहर निकाल दूंगा।
फिर मजबूरन उन्हें मेरी बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे मैं तो भूल ही गया। रामलाल को तो पता ही नहीं है कि उसके बेटे के जो पैसे शहर से एक आदमी लेकर आया था वो मैंने ले लिए हैं। मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूं। मैं कल ही जाकर उससे लिया हुआ पूरा कर्जा लौटाने को कहता हूं। इससे लोगों को भी शक नहीं होगा और मैं उसे कर्ज ना लौटने की वजह से गांव से भगा दूंगा। उसका पूरा घर हड़प लूंगा और उसे गांव से बाहर निकाल दूं। दूसरे दिन धनीलाल रामलाल के घर जाता है और बोलता है, अरे ओ रामलाल, बाहर आओ। बोलिए जमींदार जी। रामलाल, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूं कि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद से तुम्हारे यहां नहीं आया, पर तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरे अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। एक तो मेरा सारा कर्जा लौटा दो और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मोहलत दे दी है। जमींदार जी, मैं इतने सारे पैसे अभी कहां से लौटाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे ये घर खाली करके दे दो। मैं इसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल कर लूंगा। बस अब बहुत हो चुका। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। मैं इतने दिन से तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस तुम ये घर खाली कर दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं मेरे लोगों को कहकर तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घर काम करके जमींदार के पैसे नहीं लौटा पाएंगे। हमें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर रीना अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। और इसी के चलते रीना के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से अपने पिताजी का लकड़ी बेचने का काम रीना संभाल लेती है और किसी तरह से घर चलाने लगती है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली और मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मुश्किलों के सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में कैसी मुश्किल? पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर रीना जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर रीना जंगल से नहीं लौटी। इसी वजह से रीना के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। रामलाल बोलता है, रीना को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वह अभी तक नहीं आई। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर रामलाल रीना को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में रामलाल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ रीना घर पहुंच जाती है। तभी राहुल रीना को ढूंढते ढूंढते रामलाल के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बाबा, आप ठीक तो हो ना? राहुल रामलाल को वहां से उठाता है और किसी तरह उठाकर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है। अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तो तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, मैं अपनी बेटी वीना को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा था। वो लकड़ियां तोड़ने गई थी पर अभी तक नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गए। कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपके घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तभी अचानक राहुल रामलाल को लेकर रीना के घर के अंदर आता है और जैसे ही राहुल की नजर रीना पर पड़ती है, रीना को देखकर राहुल को धक्का लग जाता है
और मन ही मन बहुत खुश भी हो जाता है। है ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज तूने मेरी सुन ली। अगर मैं आज इस बाबा की मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाता। धन्यवाद ऊपर वाले, जो तूने मुझे इस लड़की से मिला दिया, वरना मुझे धनीलाल की लड़की से शादी करनी पड़ती। पिताजी, आप ठीक तो है ना? बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें ढूंढने बाहर गया था, पता नहीं कैसे मुझे चक्कर से आ गए थे और मैं बीच राह पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर ये वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा, आप गांव के बाहर इस जंगल में इस ऐसी छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? तब रामलाल अपनी सारी आपबीती बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी बता देता है और अपना बेटा कारखाने की आग में खो दिया यह भी बताता है। ये सुनकर राहुल बोलता है, बाबा, वह कारखाना मेरा ही था, मैं ही उसे कारखाने का मालिक हूँ। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वो आग लगी थी, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 2 लाख रुपए भिजवाए थे। क्या आपको वह पैसे नहीं मिले? बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं आया, हमें कोई पैसा नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो हम यहाँ जंगल में क्यों होते। ये सुनकर राहुल को धक्का सा लग जाता है। राहुल बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने आदमी को कहकर पूरे पैसे भिजवाए थे। ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। बाबा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं इस बात का पता लगाकर आपके पैसे दिलवा कर रहूँगा। दूसरे दिन राहुल अपने आदमी को लेकर रामलाल के घर आता है और पूछता है। वह आदमी साफ इनकार कर देता है और बोलता है, नहीं साहब, मैंने वो पैसे इनको नहीं दिए। मैंने वो पैसे रामलाल नाम के आदमी को दिए हैं। उसने ही कहा था कि उसका नाम रामलाल है और मैंने वो सूटकेस उनके पास दे दिया था और वहां से चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए? हाँ साहब, मैं अगर उसे देख लूं तो मैं उसको पहचान जाऊंगा। मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूँ, पूरे गांव में पता करो कि वो पैसे तुमने किसे दिए, और मुझे जल्द से जल्द वो इंसान चाहिए जिसको तुमने वो पैसे दिए। थोड़ी देर बाद वह आदमी दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है, मालिक, मैंने पता कर लिया, उस आदमी का नाम रामलाल नहीं धनीलाल है और वह इस गांव का जमींदार है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वो रामलाल है और सारे पैसे मुझसे ले लिए थे। इतना बड़ा धोखा मैं सोच भी नहीं सकता कि जमींदार इतना गिर सकता है। उसने मेरे बेटे के सारे पैसे खुद रख लिए और ऊपर से हमें घर से निकाल दिया। बाबा, आप फिक्र मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। राहुल मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये बात है। अब मेरी पूरी बात समझ में आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझ के रीना के घर वालों को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना सकूं और मेरी शादी उसकी लड़की पिंकी से हो जाए। अच्छा तो अब मैं देखता हूँ इसे कैसे सबक सिखाना है। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। ज़मींदार को कैसे सबक सिखाना है आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर राहुल अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार उस आदमी को देखता है, हक्का बक्का रह जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, साहब, यही है जिसने मुझे कहा था कि यह रामलाल है। मैंने इसी को पैसे दिए थे। यह सुन जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वह राहुल के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। चाचा जी, ये सब आपने किया है, मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है विक्रम के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है? और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने तो उससे सारे पैसे ले लिए थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। राहुल बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया तभी मैं पहचान गया था
कि वो लड़की कोई और नहीं, रीना ही थी। इसलिए मैंने ये चाल चली और रीना और उसके पिताजी को इस गांव से निकाल दिया ताकि तुम्हें वो लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। तभी हरिप्रसाद वहां पर आ जाता है। उसे भी ये सारी घटना पता चल जाती है और वह भी जमींदार को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और फिर राहुल और उसके पिताजी रीना के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से रीना का हाथ भी मांगते हैं। एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। इसी गांव में राघव नाम का एक दुकानदार रहता था। वो शहर से गांव में सामान लाकर बेचा करता था और अच्छा खासा मुनाफा कमाता था। उसी गांव में चंदर और प्रीतम नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों जंगल से फूल लाकर गांव में और शहर में बेचा करते थे। अरे चंदर, आज जंगल में फूल तोड़ने नहीं चलोगे क्या? अरे चलूंगा प्रीतम भाई, जरा रुको, आ रहा हूं, थोड़ा सब्र रखो। तुम तो हर समय जल्दी में ही रहते हो। फिर वो दोनों जंगल में फूल तोड़ने के लिए चले जाते हैं। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो उनको जंगल में रहने वाली बुद्धि माँ मिलती है। वो उनसे बोलती हैं, जरा सुनो बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ी सी लकड़ियां लाकर दे दोगे? अरे ओ अम्मा, क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती? अरे बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब लकड़ियां काटकर नहीं लाई जाती, इसीलिए तुम थोड़ी सी लकड़ियां लाकर दे देना। तो उम्र हो गई है तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी? तुम खुद ही तो बूढ़ी हुई हो, इसलिए हम क्यों लाए तुम्हारे लिए लकड़ियां? अरे प्रीतम, तुम ये क्या बोल रहे? आप दुखी मत होइए माँ जी। दरअसल प्रीतम ना थोड़ा गुस्सैल है, बाकी दिल का अच्छा है। आपके लिए लकड़ियां काटकर मैं ला दूंगा। फिर वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। वो दोनों लकड़ियां और फूल जमा कर लेते हैं। जरा सुनो बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ी सी लकड़ियां लाकर दे दोगे? अरे ओ अम्मा, क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती? अरे बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब लकड़ियां काटकर नहीं लाई जाती, इसीलिए तुम थोड़ी सी लकड़ियां लाकर दे देना। तो उम्र हो गई है तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी? तुम खुद ही तो बूढ़ी हुई हो, इसलिए हम क्यों लाए तुम्हारे लिए लकड़ियां? अरे प्रीतम, तुम ये क्या बोल रहे? आप दुखी मत होइए माँ जी। दरअसल प्रीतम ना थोड़ा गुस्सैल है, बाकी दिल का अच्छा है। आपके लिए लकड़ियां काटकर मैं ला दूंगा। फिर वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। वो दोनों लकड़ियां और फूल जमा कर लेते हैं। चंदर, जब मैंने एक बार मना कर दिया था तो तुम उस बूढ़ी माँ के लिए लकड़ियां क्यों जमा कर रहे हो? अरे गुस्सा मत करो प्रीतम भाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बेचारी वो बूढ़ी माँ इतना सब कुछ अकेले कैसे करेंगी? काहेगा बेचारी बूढ़ी माँ, वो तो बहुत चालू है, सबसे ऐसे ही मांग मांग के अपना काम चला लेती है। अरे तो प्रीतम, उनका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। अच्छा अब चलो, अब जल्दी से, उनको देरी हो रही है। फिर वो दोनों लकड़ियां और फूल लेकर वहां से चले जाते हैं। अरे माँ जी, मैं आपकी लकड़ियां कहाँ पे रखूं? बेटा, तुम ये लकड़ियां मेरे घर के अंदर रख दोगे क्या? हाँ, तुम बहुत अच्छे से अपनी बातों में लोगों को फंसा लेती हो और अपना सारा काम निकलवा लेती हो। बेटा, मैं केवल उन्हीं लोगों को मदद के लिए बोलती हूँ जो मेरी मदद कर सकता है। बकवास मत करो अब अम्मा, ये मेरा दोस्त चंदर तो थोड़ा पागल है जो आपकी बातों में आ जाता है। फिर चंदर बूढ़ी माँ के घर में लकड़ियां रख देता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन बूढ़ी माँ कुछ सामान लेने दुकान पर जाती हैं। राघव बेटा, मुझे राशन का कुछ सामान चाहिए, थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ी सी सब्जियां दे दो। बोले माँ जी, अभी दे देता हूँ सब सामान, लेकिन आप इनके बदले मुझे क्या दोगे? क्या आपके पास पैसे हैं? राघव बेटा, तुम्हें तो पता ही है मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है,
तो भला मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दे सकती हूँ। माफ करना माँ जी, मैं बड़ों बुजुर्गों का बहुत आदर करता हूँ, इसीलिए मैंने पहले भी आपको सामान दे दिए थे। लेकिन बूढ़ी माँ, अब तो मैं बिना पैसों के सामान बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। इस बार ये सब संभव नहीं है। बूढ़ी माँ, मुझे माफ कीजिए। राघव बेटा, तुम्हें तो पता ही है मैं पैसे कमा नहीं सकती क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, इसीलिए मुझसे कोई काम नहीं होता। इसीलिए तुम ही बताओ मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं? बूढ़ी माँ, मैं भी तो मेहनत करके ही खाता हूँ। लेकिन माँ जी, अगर सामान बेचकर पैसा ना मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे माफ कीजिए बूढ़ी माँ। राघव की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी माँ वहां से चली गई। फिर अगले दिन सुबह होने पर बूढ़ी माँ फिर से राघव की दुकान पर जाती है तो बूढ़ी माँ को देखकर राघव बहुत गुस्सा हो जाता है। बूढ़ी माँ, आप फिर से आ गई यहाँ पर। मैंने आपको कल ही तो मना किया था कि मैं बिना पैसों के कोई सामान नहीं दूंगा। अरे अरे बेटा रुको, मैं आज तुम्हें देने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। फिर बूढ़ी माँ उसे एक चांदी का सिक्का दे देती है। अब तुम मुझे सब सामान दे सकते हो ना? हाँ हाँ बूढ़ी माँ, क्यों नहीं। ये तो चांदी का सिक्का है। कहाँ मिला ये आपको माँ? अब आपको जो भी चाहिए मैं आपको वो सब दे दूंगा। फिर बूढ़ी माँ सामान लेकर वहां से चली जाती हैं। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन प्रीतम राघव के यहाँ जाता है। अरे क्या हुआ राघव भाई, वो बूढ़ी माँ तुमसे आज भी मुफ्त में सामान ले गई क्या? तुम सब लोग पता नहीं क्यों पागल हो, जो सब उन्हें ऐसे ही सामान दे देते। अरे थम जा प्रीतम, जरा थम जा। सांस भी ले लिया कर, हर समय घोड़े पे सवार रहता है। वो बूढ़ी माँ मुझे रोज एक चांदी का सिक्का देकर जाती हैं और उसके बदले थोड़ा ही सामान लेकर जाती हैं। मैं उन्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं देता, समझा? ये तुम क्या कह रहे हो? उनके पास चांदी का सिक्का कहाँ से आएगा? मुझे तो ऐसा लगता है उन बूढ़ी माँ के पास कोई गुप्त धन पड़ा है, नहीं तो भला उनके पास चांदी का सिक्का कहाँ से आएगा? क्योंकि जब मैंने उन्हें मुफ्त में सामान देने से मना कर दिया था तो वो खाली हाथ ही लौट गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से वो रोज अपने साथ चांदी का सिक्का लेकर आते थे। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि उनके पास कोई गुप्त धन है। राघव की सभी बातें सुनकर प्रीतम के मन में लालच आ जाता है। ठीक है, चलो राघव, मैं अपने घर चलता हूँ, मुझे कोई काम याद आ गया। घर आकर प्रीतम गहरी सोच में डूब जाए तभी उसकी पत्नी प्रीति उससे कहती है, कुछ हुआ है क्या? अरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है प्रीति, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अरे आप मुझे मूर्ख समझते हो क्या जी? एक बार आप मुझे बताकर तो देखो। अब जल्दी बताओ, क्या बात है? तुम्हें पता है, जंगल में जो बूढ़ी माँ रहती हैं, वो रोज राघव भाई को चांदी का सिक्का देकर जाती हैं और बदले में थोड़ा सा ही सामान लेकर जाती हैं। मैं सोच रहा था कि उनके पास चांदी का सिक्का कहाँ से आता है। और राघव मुझे ऐसा कह रहा था कि जरूर उनके पास कोई ना कोई गुप्त धन है। अरे वाह, अगर हमें उस धन के बारे में पता चल जाए तो हम एक ही दिन में मालामाल हो जाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? मैं कब से यही सोच रहा हूँ। मेरे पास एक तरकीब है। आज ही आप उस बूढ़ी माँ के पास रहने के लिए चले जाओ और उसकी सेवा करो, देख लेना। थोड़े दिन में वो आपसे खुश होकर वो आपको खजाने के बारे में जरूर बता देगा। अरे वाह वाह, क्या दिमाग लगाया तुमने। और अब तो वैसे भी उस बूढ़ी माँ के दिन आ गए, वो कभी भी टपक सकती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर प्रीतम जल्द ही जंगल की ओर निकल जाता है। माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, हमेशा आपके ऊपर गुस्सा किया है। अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज से आपके सारे काम करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, जैसा तुम चाहो। अब तुझे पता चलेगा बूढ़ी माँ कि तेरा पाला किससे पड़ा है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ, अगर आप मुझे इजाजत दे देते हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बेझिझक होकर पूछो, क्या पूछना चाहते हो?
माँ जी, मुझे आपके पास आए पूरा 6 महीना हो गया है, लेकिन आप मुझे जो सामान लाने को सिक्का देते हो, वो सिक्का आपके पास कहाँ से आता है? क्या आपके पास कोई खजाना है? अरे बेटा, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। ये सब बस भगवान की दया है, जिसके कारण अपनी सारी जरूरत पूरी हो जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रीतम अब बूढ़ी माँ की सेवा करके परेशान हो गया था। बूढ़ी माँ, तो काफी दिन बीत चुके हैं, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, तो आप मुझे उस खजाने के बारे में बता दीजिए, क्योंकि अब तो आपकी तबीयत भी ज्यादा सही नहीं रहती। अरे बेटा, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मेरे ऊपर बस भगवान की दया है और भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। बूढ़ी माँ की ऐसी बातें सुनकर प्रीतम को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ बूढ़ी माँ, तेरी सेवा करते करते मुझे इतने दिन हो गए, फिर भी तू मुझे खजाने के बारे में नहीं बता रही। न कोई पागल नहीं हूँ जो तेरी सेवा कर रहा हूँ। तुझसे जब भी खजाने के बारे में पूछता हूँ तो कोई ना कोई बात कहकर टाल देती हो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ऐसा कहकर प्रीतम वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चंदर जंगल में फूल तोड़ने के लिए जा रहा था। तभी उसे बूढ़ी माँ की आवाज आती है। अरे यहाँ कोई है? जरा मुझे पानी पिला दो। बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर चंदर बूढ़ी माँ के पास जाता है। क्या हुआ माँ जी, बताइए क्या परेशानी है, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ। मेरी अब तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है, और मेरा पानी का मटका भी खाली है। तो तुम उसे नदी से भर कर ले आओ और मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर चंदर घड़ा लेकर नदी की ओर चला जाता है और जल्दी से पानी भरकर वापस लौट जाता है और बूढ़ी माँ को पानी पिला देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चंदर बेटा। मैं कई दिनों से प्यासी थी, तुमने मुझे पानी पिलाया है, और इस पूरे गांव में केवल एक तुम ही हो जो मेरी सच्चे मन से सेवा करते हो। मेरे हर काम में मेरी मदद करते हो। बाकी जो भी मेरी मदद करता है वो अपने स्वार्थ से करता है, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो चंदर बेटा। इसीलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ का पानी पी लिया, तो पता नहीं मैं अब कब स्वर्ग की ओर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। मेरे घर के पीछे वाले जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक जादुई मटका रखा हुआ है, जो मैं तुम्हें भेज देना चाहती हूँ। उसका तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना, और हमेशा ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। और हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी लालच मत करना, वरना इस मटकी का जादू तुम्हें बर्बाद कर देगा। जो भी होगा वो सब चला जाएगा। जादुई मटका। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा जादुई मटके का इस्तेमाल नहीं करूँगा, और ना ही किसी और को करने दूंगा। और अभी आप चिंता मत कीजिए, आप तो अभी और लंबा जियोगे। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस जादुई मटके को ज़मीन से निकालो। फिर चंदर वहाँ से बूढ़ी माँ के घर के पीछे जाता है और वहीं पर खुदाई करने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक मटका दिखता है। अरे, ये तो वही चमत्कारी मटका है। माँ जी की बात बिल्कुल सच हो रही है। फिर चंदर मटके को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे आ गए। मैं कब से आपकी ही राह देख रही थी। आप ये मटका क्यों लेकर आए हो जी? अरे भाग्यवान, ये एक जादुई मटका है। हम इसमें जो कुछ भी डालेंगे वो चीज दुगनी हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हो आप? क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद सुधा एक टमाटर लेकर आती है और उस मटके में डाल देती है कि तभी उस मटके में बहुत सारे टमाटर आ जाते हैं। दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। देखा भाग्यवान, तुमने, ये सच में एक जादुई मटका है। हम इसमें जो चीज डालेंगे वो दुगनी हो जाती है।
हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब चंदर को जो कुछ भी चाहिए होता वो उस मटके में डाल देता और वही उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। चंदर मटके को पाकर काफी खुश था। चंदर ना ही उस मटके का कोई गलत इस्तेमाल करता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुनो जी, मैंने आज मटके से बहुत सारे आलू निकालते हैं। आज से आप फल और सब्जियां बेचने का ही काम करोगे। तुम सही कहती हो सुधा। मुझे इस तरह जंगल में फूल तोड़ने और लकड़ियां काटने नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे हमारे गांव के जंगल के वृक्ष भी सुरक्षित रहेंगे। फिर चंदर आलू लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। अरे राघव भाई, तुम मेरे आलू लोगे? अरे चंदर, लेकिन तुम तो जंगल से फूल तोड़ के लाया करते थे, तो आज आलू कैसे बेच रहे हो? अरे तुम एक व्यापारी हो तो तुम आम खाओ ना। गुठली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें लेना है तो लो, वरना मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम किसी और के पास क्यों जाओगे? तुम मुझे ही ये सारे आलू दे दो। फिर चंदर राघव को आलू दे देता है और पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। और भाई राघव, क्या हाल है तुम्हारे? तो अच्छा हूँ प्रीतम भाई, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या जंगल में कोई खेत है जिस पर सब्जी उगी हो, जहां तुम और चंदर फूल और लकड़ियां लेने जाते हो? अरे राघव भाई, तुम क्या बोल रहे हो? अपने तरफ की जमीन पर कोई खेत नहीं है और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, चंदर रोज मेरे पास सब्जी बेचने के लिए आता है, लेकिन जब मैंने उसको पूछा कि वो सब्जी कहां से लेकर आता है तो उसने मुझे नहीं बताया और कहने लगा कि राघव भाई, तुम आम खाओ, गुठलियों से तुम्हें क्या करना है? अच्छा, तो ये बात है। वो इसीलिए कई दिनों से मुझे फूल और लकड़ियां लाने के लिए मना कर रहा है। वो मेरे साथ काफी दिनों से जंगल नहीं जा रहा है। तुम्हें पता है प्रीतम, जंगल वाली बूढ़ी माँ का देहांत हो गया है। लगता है बूढ़ी माँ ने चंदर को कोई खजाना दे दिया है, इसलिए वो शहर से सब्जी लाकर बेच रहा है। अरे क्या हुआ प्रीतम भाई, कौन सी सोच में डूब गए हो तुम? अरे नहीं, वो तो मुझे कुछ काम याद आ गया। चलो मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर प्रीतम अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर सारी बात प्रीतम अपनी पत्नी को बता देता है। आप सही कह रहे हो जी, मैं भी सुधा को देख रही हूँ। वो रोज नई नई साड़ियाँ पहन रही है। वो बुरी माँ जरूर उनको खजाना देकर गई हैं। वो मेरा खजाना है, उस खजाने पर मेरा अधिकार है, क्योंकि उस बुरी माँ की सेवा मैंने की थी। मैं आज रात ही सारी बात का पता लगाऊंगा। सुलो भाग्यवान, आज ये बाजार से कई चीजें थोड़ी थोड़ी लेकर आया हूँ, तो तुम अपने जादुई मटके में डालकर उनको दुगना कर लो, क्योंकि कल मैं गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। मैं अभी सबको दुगना कर देती हूँ। फिर सुधा जैसे ही मटकी में टमाटर डालती है तो वैसे ही टमाटर दुगने हो जाते हैं और ये सब बाहर से प्रीतम देख लेता है। कर लो बेटा, आज तुम्हें जो करना है। आज के बाद तुम्हारे पास ये मटका नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद जब सुधा और चंदर सो जाते हैं तो प्रीतम चुपके से वो मटका चुरा लेता है और अपने घर चला जाता है। देखो देखो प्रीति, ले आया मैं जादुई मटका, तुम अब इसका कमाल देखो। फिर प्रीतम उस मटके में 100 रुपए का नोट डालता है तो वहां बहुत सारे नोट आ जाते हैं। अरे वाह, देखिए जी, हमारे पास कितने सारे पैसे हो गए। अब तो हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे और अब तो किसी में भी हमसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं होगी। और अब आपको गधों की तरह जंगल में फूल और लकड़ियां लेने नहीं जाना पड़ेगा। अब तो अपने सारे घर के गहनों से बहुत सारे गहने बना लेंगे। हाय रे, अब तो हम बहुत माला माल हो जाएंगे। अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो सब तो ठीक है प्रीति, अब तुम जल्दी से इस मटके को छुपा दो। अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे सुनिए जी, न जाने वो अपना जादुई मटका कहाँ चला गया। यही तो रखा था। ये सुनकर चंदर वहां आ जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, आखिर कहाँ गया वो मटका? तुमने तो यही रखा था ना? मैंने यही रखा था, लेकिन अभी यहाँ नहीं है जी। हे भगवान, जादुई मटका यहाँ से कौन चुरा कर ले गया? लेकिन जो भी लेकर गया है, बस वो चमत्कारी मटके का गलत इस्तेमाल ना करे। मटके की चोरी होने पर वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और उधर प्रीतम और प्रीति खुश हो रहे थे।
सुनो जी, जब तक हमारे पास बहुत सारा धन जमा नहीं हो जाता, तब तक हम इस जादुई मटकी के बारे में किसी को नहीं पता लगने देंगे। हम इससे बहुत सारा धन जमा करेंगे। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर थोड़ी देर बाद वहां चंदर आ जाता है। अरे प्रीतम भाई, आ जाओ, हम जंगल में फूल और लकड़ियां लेने के लिए चले। अरे भाई, कैसी फूल और लकड़ियां? अब मुझे फूल और लकड़ियां लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है तुम्हें? अरे मैंने ये क्या कर दिया, कहीं इसको मेरे ऊपर शक ना हो जाए। अरे अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों जरूरत नहीं होगी फूल और लकड़ियां लाने की? वही तो एक सहारा है। आखिर एक एक पैसा हमारे पास फूल और लकड़ियां बेचकर ही तो आता है। लेकिन आज मेरा मन नहीं है, तुम अकेले ही चले जाओ। ऐसा कहकर प्रीतम घर के अंदर चला जाता है। आखिर इस प्रीतम ने ऐसा क्यों बोला कि अब उसे फूल और लकड़ियां लाने की कोई जरूरत नहीं है? कहीं इसी ने तो वो चमत्कारी मटका नहीं चुराया? हे भगवान, अगर इसने उस मटके को चुराया होगा तो यह जरूर उस मटके का गलत इस्तेमाल कर रहा होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे वो मटका जमीन से निकालना ही नहीं चाहिए था। फिर चंदर प्रीतम के घर के अंदर चला जाता है तो प्रीतम चंदर को घर के अंदर देख थोड़ा चौंक जाता है। अरे अरे चंदर भाई, मैंने कहा ना, मैं फूल और लकड़ियां लेने मैं नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चले जाओ। अरे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, इसलिए सोचा थोड़ा पानी पी लूं, फिर यहां से चलूं जरा। तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दोगे? हाँ हाँ भाई, रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर प्रीतम अंदर चला जाता है तो चंदर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे उसका वो मटका दिखाई देता है। इसका मतलब इस प्रीतम ने ही मेरे घर से चमत्कारी मटके को चुराया है। तभी प्रीतम बोल रहा था कि उसे फूल और लकड़ियां लाने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये इस चमत्कारी मटके का जरूर गलत इस्तेमाल करेगा और इसके जादू में फंस जाएगा। मुझे इस मटके को यहां से लेकर जाना होगा। फिर चंदर वहां से चला जाता है और रात होने पर प्रीतम के घर जाकर मटका वहां से चुरा लेता है। बूढ़ी माँ ने कहा था इस चमत्कारी मटके का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं इसे वापस वहीं जमीन में रख दूंगा, क्योंकि इंसान बहुत लालची है। हर इंसान इसका दुरुपयोग करेगा। फिर चंदर उस मटके को वहां से ले जाता है और वापस वही गड्ढा करके जमीन में दफना देता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर प्रीतम उसके घर से मटके को गायब देखकर चौंक जाता है। अरे कहाँ गया वो मटका? आखिर कहाँ गया वो मटका? कल रात तो यही रखा था मैंने। हाँ, हाय रे, ये क्या हो गया? अब हम और पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, हमने वैसे भी बहुत सारे पैसे जमा कर रखे हैं, तो हम उन्हीं को ही निकाल लेते हैं। तभी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि सारे पैसे राख हो गए। अरे ये क्या हो गया? हमने तो यहाँ बहुत सारे पैसे रखे थे, यहाँ तो केवल राख ही राख पड़ा है। लगता है उस मटके के यहाँ से जाते ही उसका सारा जादू भी खत्म हो गया, इसलिए ये सारे पैसे रख बन गए। हाय रे, हमारी फूटी किस्मत, घर आई लक्ष्मी चली गई। सब हमारे लालच की वजह से हुआ है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों ने सही ही कहा है। अब चलो प्रीतम बेटा जंगल लकड़ी काटने।